हेलो बच्चों, स्टार्ट करें आज का केमिस्ट्री का सेशन, जिसमें आज मैं आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, सम बेसिक कंसेप्ट्स का। ठीक है बच्चा पार्टी। आज का सेशन एक तरीके से ऐसा मानिए कि ये वो टॉपिक है जो आसानी से अच्छे को समझ में आता नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा इसको समराइज करके आपको एक्सप्लेन करने की। बस आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, चैट में ज्यादा बिजी ना रहें इस सेशन के लिए, प्लीज रिक्वेस्ट है आप सभी से, जिससे आपको क्लियरली डिफरेंस पता लगे। क्योंकि मोल उम्मीद करूंगा आप लोग सीख चुके हैं अभी तक, क्योंकि मैंने उसको बिल्कुल समराइज करके पढ़ाया था आपको। एक ही पेज पे मैंने सारे मोल्स के फॉर्मूले लिख के दे दिए थे आप सभी को। तो उम्मीद रखूंगा शायद आपके पास वो लेक्चर होगा, आपने सुना होगा उसको ढंग से, और नोट्स भी जरूर होंगे आपके उसके पास। ठीक है, बनाए होंगे आपने वीडियो से, नहीं बनाए तो फिर आपका लॉस है बेटा। तो आप उन चीजों को कवर करो, तभी ये मजा आएगा इसको समझने में, क्योंकि मोल से ही रिलेटेड कुछ है यहाँ पर। ठीक है, मोलर मास से बहुत सारी चीजें मैं यहाँ पर रिलेट करके बताऊंगा आपको। तो आज इस सेशन में मैं आपको क्या क्या पढ़ाने जा रहा हूं, पहले मैं वो बता देता हूं आपको, जिससे आप तैयार रहें। सबसे पहले मैं आज आपको सिखाऊंगा इक्विवेलेंट मास। कौन सा मास बेटा? हेडिंग भी दिख रही होगी आपकी, इक्विवेलेंट वेट या इक्विवेलेंट मास। सेकंड में आपको पढ़ाने जाऊंगा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है। और थर्ड, जब ये दोनों कंप्लीट हो जाएंगे, फिर एक टॉपिक आएगा अलग इंपॉर्टेंट, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है। और फिर लास्ट में आज आपका इंट्रोडक्शन दूंगा केवल नॉर्मेलिटी का। भले ही पूरा ना हो पाए, ये तीनों तो हम कवर करेंगे। नॉर्मेलिटी। ठीक है बच्चा पार्टी, ये तीन तो मेजर कवर करने ही करने हैं मेरे को। इसका मैं आपको इंट्रोडक्शन दे दूं, क्योंकि ये तीनों आ गई, अपने आप आ जाएगा आप। ठीक है, तो मैं चालू कर रहा हूं, स्टार्टिंग कर रहा हूं इक्विवेलेंट मास की। रेडी रहिएगा सभी लोग, कॉपी निकाल लो, मैं जो जो बताता जाऊं आप वो देखते चले। ठीक है, आया ना? तो स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, चलिए देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं सबसे पहले इक्विवेलेंट मास की। किसकी बात कर रहे हैं बेटा? इक्विवेलेंट मास। ध्यान से समझिएगा, इक्विवेलेंट मास क्या होता है? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ये होता है इक्विवेलेंट मास, बहुत सिंपल। क्या? इक्विवेलेंट मास इज इक्वल्स टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। ठीक है, तो इक्विवेलेंट मास को निकालने का जरिया मोलर मास ही है। हम किसी का भी इक्विवेलेंट मास अगर पता करना चाहते हैं तो कुछ मत करो, मोलर मास को वैलेंसी फैक्टर से डिवाइड कर दो। किससे डिवाइड कर दो? वैलेंसी। अब मोलर मास तो सबका जानते हैं भाई, हाँ या ना? जैसे मान लो आपसे मैं CO2 का मोलर मास पूछूं, तो आप सीधा सीधा बोलोगे कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का 16, तो 2 है तो 32। ऐड करके निकालोगे तो उसका आप सीधा सीधा आंसर दे दोगे 44 ग्राम। ध्यान है कि नहीं? इसी को तो मोलर मास कहते हैं, हाँ या ना? मोलर मास का मतलब क्या होता है? ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास। जब मास को हम ग्राम्स में एक्सप्लेन कर दें, एटॉमिक या मॉलिक्यूलर, वही मोलर मास होता है, हाँ या ना? तो अगर मुझे क्या चाहिए? इक्विवेलेंट मास, तो मुझे मोलर मास पता होने चाहिए, हाँ या ना? क्योंकि हम उसको वैलेंसी फैक्टर से अगर डिवाइड मार देंगे मोलर मास को, तो जो मास हमें मिलेगा उस चीज का, दैट विल बी कॉल्ड इट्स इक्विवेलेंट मास। क्या कहेंगे हम उसको? उसका इक्विवेलेंट मास। अब बात यह आती है कि चलो भाई मोलर मास तो पता लग जाएंगे, कि ये वैलेंसी फैक्टर क्या बवाल है। तो ये सुनना भाई, वैलेंसी फैक्टर बहुत सिंपल सी चीज है, डिपेंड करता है हम किस स्पीशी का मोलर इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं। वैलेंसी फैक्टर अलग अलग केस में अलग अलग चीज डिनोट करता है बेटा। वो डिपेंड करता है हम किस स्पीशी का इक्विवेलेंट मास आपसे कैलकुलेट करा रहे हैं। जैसे कोई एलिमेंट है, जैसे सोडियम है, या सोडियम छोड़ो, मैग्नीशियम ले लो, Mg, मैग्नीशियम। कौन है ये? एक एलिमेंट है। क्या है ये? एलिमेंट। अब मैं इसका इक्विवेलेंट मास पता कर रहा हूं, तो इसका मोलर मास तो मेरे को पता है, इसका ग्राम एटॉमिक मास लिख दो 24 ग्राम। ये तो इसका मोलर मास है। कौन सा मास है ये? इसका मोलर मास। बट मुझे क्या चाहिए? इसका इक्विवेलेंट मास। तो मुझे इस मैग्नीशियम का वैलेंसी फैक्टर पता होना चाहिए, और मैग्नीशियम कौन है? एक एलिमेंट है। तो जब हम किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, तो वैलेंसी फैक्टर और कुछ नहीं, वैलेंसी
ऑफ द एलिमेंट होती है। अगर हम किसी एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल रहे हैं तो उस केस में जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो उस एलिमेंट की वैलेंसी ही होती है और कुछ नहीं होता। तो एग्जांपल, इक्विवेलेंट मास फिर क्या होगा, मैग्नीशियम का इक्विवेलेंट मास ऑफ मैग्नीशियम क्या हो गया, फिर मोलर मास कितना 24, और मैग्नीशियम की वैलेंसी अगर आप नहीं जानते तो 2 होती है बेटा, पीरियोडिक टेबल में पढ़ाई जाती है ये। तो डिवाइड करोगे तो कितना आंसर आएगा, 12 ग्राम। तो 12 ग्राम क्या है, इक्विवेलेंट मास है, किसका, मेरा नहीं, मैग्नीशियम का। ऐसे निकाला जाता है, दैट्स इट, इतना सिंपल है। तो क्या है ये इक्विवेलेंट मास, सिंपल सी भाषा में अगर हम समझे तो क्या है ये, इट इज दी मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। क्या है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। चले आगे, चलिए बहुत बढ़िया, उम्मीद करूंगा पकड़ पाएंगे। अब क्या केवल एलिमेंट का ही निकालेंगे क्या इक्विवेलेंट मास, नहीं, तो अलग अलग स्पीशीज होती है, तो मैं वैलेंसी फैक्टर मेंशन कर दे रहा हूं, किस केस में वैलेंसी फैक्टर कैसे पता लगाएंगे। तो सबसे पहला, अगर एलिमेंट हो तो मैं यहां लाइन लिस्ट बना दे रहा हूं पूरी वैलेंसी फैक्टर की, या अलग से बना दे रहा हूं, ठीक है। वैलेंसी फैक्टर, एग्जाम्पल भी देते चलूंगा। सबसे पहला एलिमेंट के केस में वैलेंसी ऑफ एलिमेंट, वैलेंसी फैक्टर क्या है, एलिमेंट की वैलेंसी हो सकती है। एग्जांपल, मैग्नीशियम के लिए क्या होगा, 2 हो गया, कैल्शियम के लिए क्या हो गया, 2 हो गया, क्लोरीन के लिए क्या हो गया, 1 हो गया, हाइड्रोजन के लिए क्या हो गया, 1 हो गया, ऑक्सीजन के लिए वैलेंसी क्या हो गई, 2 हो गई, एल्यूमिनियम के लिए वैलेंसी क्या हो गई, 3 हो गई। एलिमेंट्स है ना ये सब, तो इसके लिए वैलेंसी फैक्टर क्या है, इन एलिमेंट्स की वैलेंसी, इनका मोलर मास को इन वैलेंसी से डिवाइड कर दोगे, इक्विवेलेंट मास निकल के आ जाएंगे, पहला केस। दूसरा, सेकंड, आयन के लिए चार्ज ऑफ आयन, अगर आयन है तो उसका चार्ज क्या, जैसे Ca+2 कैल्शियम आयन, कितना चार्ज है, 2, SO4-2 कितना चार्ज है, 2। मेंशन सिंबल नहीं करते, केवल मैग्नीट्यूड लिखा जाता है चार्ज का। क्या लिखा जाता है बेटा, चार्ज का मैग्नीट्यूड, चाहे चार्ज पॉजिटिव में हो चाहे नेगेटिव में हो, वैलेंसी फैक्टर 2 ही रहेगा। मैंने दोनों का +2 -2 दिखाया है, इसका भी वैलेंसी फैक्टर 2, इसका भी 2, बस फर्क क्या है, ये +2 है, ये -2, डजंट मैटर। इसके अलावा एल्यूमिनियम जैसे +3 होता है, तो इसका वैलेंसी फैक्टर क्या हो गया, 3। अब तुम्हें लग रहा होगा सर वैलेंसी और ये आयन एक ही बात है, तो बिल्कुल इन्हीं वैलेंसी की मदद से ही हमने आयन्स बनाए हुए होते, तो लगभग सेम सही हो जाता है। चले आगे, आयन, आयन के केस में क्या आ गया, उसका चार्ज, कोई दिक्कत, हटा रहा हूं मैं इसको, देख लो बेटा, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लेके लिखते लेना। तीसरा वैलेंसी फैक्टर, वैलेंसी फैक्टर क्या क्या हो सकता है, स्पीशी बदलने पे वैलेंसी फैक्टर क्या आना चाहिए आपके दिमाग में। आयन के अगर इक्विवेलेंट मास निकाल लो तो उसका चार्ज देखो वैलेंसी फैक्टर के नाम पे, कोई एलिमेंट का इक्विवेलेंट मास निकाल लो तो उस एलिमेंट की वैलेंसी देखो। अब कोई एसिड है तो क्या करेंगे, सुनना भाई। तीसरा, बेसिसिटी ऑफ एसिड, अब ये क्या बवाल है, बेसिसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन। कौन से आयन, एसिड में कितने H+ को हम रिप्लेस कर सकते हैं, वो बेसिसिटी कहलाई जाती है। तो बहुत सिंपल, कोई एसिड है जैसे H2SO4 है, तो कितने H+ आ सकते हैं इससे, 2 मिल सकते हैं, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया, खत्म बात। H3PO4, इससे कितने मिल सकते हैं, 3, तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया, 3 हो गया। HNO3, कितने H+ मिल सकते हैं, 1। CH3COOH, कितने H मिल सकते हैं, 1, तो इसका वैलेंसी फैक्टर 1, दैट्स इट। तो एसिड है तो उसकी बेसिसिटी, बेसिसिटी क्या होता है, नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+, कोई दिक्कत, तो ये वैलेंसी फैक्टर के लिए रूल यूज किया जाएगा अगर किसी एसिड का इक्विवेलेंट मास निकाल लो तो, ठीक है। फोर्थ, अगर कोई बेस है तो बेस के लिए होती है एसिडिटी, तो एसिडिटी ऑफ अ बेस। अब एसिडिटी क्या है भाई, एसिडिटी है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH नेगेटिव आयंस,
एग्जाम्पल CaOH का होल ट्वाइस कितने हैं, 2 हट सकते हैं तो वैलेंसी फैक्टर 2। AlOH का होल थ्राइस कितने हट सकते हैं, OH 3। कोई दिक्कत किसी को, पकड़ पाए होंगे आप सभी मेरी बात, कोई दिक्कत किसी को, पकड़ पाए होंगे आप मेरी बात। चलें आगे, कोई दिक्कत किसी को, चलें आगे। फोर्थ बेसिसिटी हो गया, अगला फिफ्थ सॉल्ट है अगर तो ही, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा सॉल्ट के केस में। फिफ्थ पॉइंट, सॉल्ट है अगर तो उसका वैलेंसी फैक्टर क्या लिखा होगा, टोटल पॉजिटिव चार्ज, और या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देख लो और टोटल नेगेटिव चार्ज, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखो इन केस ऑफ सॉल्ट, इन केस ऑफ सॉल्ट्स के केस में या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज देखा जाता है या टोटल नेगेटिव चार्ज देखा जाता है, कोई भी एक देखा जाता है। एग्जाम्पल देखते हैं, वो वैलेंसी एग्जाम्पल देखना, जैसे मेरे पास MgSO4 है, मैग्नीशियम सल्फेट, अगर मैं इसको चार्ज निकालूं तो कुछ मत करो, आयनाइज कर लूं, MgSO4 टूटेगा तो Mg+2 बनेगा और SO4-2 बनेगा, ठीक है बच्चा पार्टी। तो अब टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो, देखो जरा कितने मैग्नीशियम है, एक, और एक मैग्नीशियम पे कितना चार्ज, +2, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना आएगा, +2 आया ना। तो ये इसका वैलेंसी फैक्टर हो गया इस MgSO4 का, कितना हो गया, 2 आंसर हो गया। कितना आ गया MgSO4 का वैलेंसी फैक्टर, 2, क्योंकि हमने क्या बोला, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकालो या टोटल नेगेटिव। अब पॉजिटिव नहीं निकालना, मैं हटा दे रहा हूं पॉजिटिव, टोटल नेगेटिव निकाल ले भाई, इसको देख ले कितने SO4 है, एक पे कितना चार्ज, 2, तो -2, फिर भी वैलेंसी फैक्टर MgSO4 का कितना रहा, 2। तो एक ही देखा जाता है, या तो नेगेटिव चार्ज देख लो या पॉजिटिव चार्ज देखो, अगर सॉल्ट के लिए आपको वैलेंसी फैक्टर निकालना है तो या तो इसके हिसाब से वैलेंसी फैक्टर निकालो या फिर इसके, दोनों को कभी एक साथ कंसीडर नहीं करते बच्चे, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। कोई दिक्कत किसी बच्चों को, कोई दिक्कत तो बताओ बेटा, फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं। वैलेंसी फैक्टर मैंने आपको बता दिए, किस केस में कौन सा वैलेंसी फैक्टर आएगा, मैं सॉल्व करते समय सारे एग्जांपल देता चलूंगा आपको, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बताना बेटा बीच में, ठीक है। चले इरेज कर रहे हैं हम, तो ये आपका वैलेंसी फैक्टर है। मोलर मास तो निकाल ही लोगे ना इन सबके, नहीं निकाल पाओगे तो मैं बताता चलूंगा, क्यों टेंशन ले रहे हो, ठीक है। हाँ या ना, एग्जाम्पल उठाते हैं अब एक एक करके। तो हम बात कर रहे हैं एग्जाम्पल्स ऑफ इक्विवेलेंट मास। तो इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो एग्जांपल्स उठाते हैं, ठीक है, जैसे कि एसिड्स का केस उठाते हैं हम। किसका बेटा, एसिड H2SO4, चेक करो वैलेंसी फैक्टर कितना लिखा मैंने, 2। क्या लिखा है, 2। इक्विवेलेंट मास निकालते हैं, फॉर्मूला देखो, ये छोड़ो थोड़ी देर के लिए, ये देखो इक्विवेलेंट मास क्या था, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, तुमने कितना निकाल लिया, 2। H2SO4 का मास निकालो भाई, कितने हाइड्रोजन, 2, तो हाइड्रोजन का 2 प्लस सल्फर का 32, ऑक्सीजन का 16 × 4 64, 64, ऐड करोगे अप्रॉक्स 98 बैठेगा बेटा, कितना बैठेगा, 98। तो 98/2 डिवाइड कर ले भाई, 49 ग्राम आ जाएगा तेरा, कितना आ जाएगा, 49 ग्राम, कितना आ जाएगा, 49 ग्राम। तो ये इक्विवेलेंट मास है H2SO4 का। ऐसे किसी भी एसिड का निकाल सकता है तू बेटा वेट, ऐसे तुम किसी भी एसिड का वेट निकाल सकते हो, ठीक है बच्चा पार्टी, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। दूसरा HCl का देख ले भाई, कितने H दिख रहे हैं हटते हुए इसमें, एक, तो वैलेंसी फैक्टर। H3PO4 में कितने दिख रहे हैं, 3। H3PO3 में कितने दिख रहे हैं, 2। अब ये क्या बवाल है भाई, ये सुनना केस, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट केस है। फॉस्फोरस एसिड, फॉस्फोरस के एसिड्स ये लट्टू बजा देते हैं पेपर में। क्यों बजा देते हैं लट्टू, क्योंकि सब में देखो जरा फॉर्मूले में, सब में 3-3 H दिख रहे होंगे आपको, नहीं दिख रहे तो फूटी हुई है आपकी, हाँ या ना। अगर आप ध्यान से देखो हर एसिड में आपको 3-3 H दिख रहे होंगे, कितने दिख रहे हैं, 3-3 H दिख रहे होंगे।
बट क्या वैलेंसी फैक्टर हर केस में 3 है? ध्यान से देखना, केवल पहले वाले में 3 आ रहा है, बाकी दोनों में 2 या 1 आ रहे हैं। ऐसा क्यों हुआ? उसका कारण है इस फॉस्फोरस एसिड्स के जो हाइड्रोजन होते हैं वो सारे के सारे इन फॉस्फोरस एसिड्स में जो हाइड्रोजन होते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है कि वो सारे के सारे H रिप्लेसेबल हो। फॉस्फोरस एसिड के लिए रूल है कि फॉस्फोरस एसिड में जो हाइड्रोजन O से जुड़ा है, OH की फॉर्म में जुड़ा है, वही हाइड्रोजन आप रिप्लेस कर सकते हो एज H+। अगर कोई हाइड्रोजन फॉस्फोरस एसिड में फॉस्फोरस से डायरेक्ट लिंक हो जाए, कैसे लिंक हो जाए? डायरेक्ट, विदाउट ऑक्सीजन, तो इसको आप रिमूव नहीं कर सकते इन दी फॉर्म ऑफ H+। फॉस्फोरस एसिड में वही H+ मिलते हैं आपको जो ऑक्सीजन के थ्रू फॉस्फोरस से जुड़े हैं, डायरेक्ट फॉस्फोरस से ना जुड़े हों। तो इन केस में ऐसा ही कुछ हो रहा है। इनके स्ट्रक्चर पता लगेंगे तभी हमें पता लगेगा किसका क्या वैलेंसी है। H3PO4 का डायग्राम देखो जो ध्यान से, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, OH, OH एंड OH। तो ये तीनों हाइड्रोजन फॉस्फोरस से डायरेक्ट नहीं जुड़े। अगर मैं इसको और अच्छे से बनाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा, ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसमें O फिर H है, ये इसमें भी O फिर H है, ये इसमें भी O फिर H है। क्या ये H डायरेक्ट P से जुड़ा है? नहीं। तो हमें ये तीनों H+ मिलेंगे, ये तीनों के तीनों क्या मिलेंगे? H+। तो इसीलिए H3PO4 में वैलेंसी फैक्टर कितना है? 3। वहीं पे जब बात आती है H3PO3 की, तो इसका क्या नया नाटक है? तो इसका सुनना, H3PO3 के लिए यहां बना दे रहा हूं मैं इसको, फॉस्फोरस, डबल बॉन्ड O, इसमें क्या कहानी है? इसमें एक फॉस्फोरस का हाइड्रोजन डायरेक्ट जुड़ा होता है, बाकी 2 OH की फॉर्म में जुड़े हुए होते हैं। फॉर्मूला देख लो, H3PO3, हाँ या ना? तो इसमें कितने H हट रहे हैं? केवल 2 ही हट रहे हैं, हाँ या ना? तो इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 2। और लास्ट वाले को अगर उठा के देखोगे, ये रहा, लास्ट वाले को अगर उठा के देखोगे तो इसमें केवल एक ही OH है। मैं बना भी दे रहा हूं लास्ट वाले को, ये फॉस्फोरस, ये डबल बॉन्ड O, ये H, ये भी H और ये भी OH। पर सारे H काम के हैं क्या? नहीं, इसमें केवल एक ही आ रहा है। तो इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है। तो है तीनों में, दिखने में अगर फॉर्मूला देखोगे तो ऐसा लगेगा 3 H मिलेंगे, पर असलियत में ऐसा नहीं हो रहा, असलियत में ऐसा नहीं हो रहा, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर। क्लियर है बेटा? तो सारा खेल एसिड है तो H के हिसाब से चलेगा। किसके हिसाब से चलेगा? H के। वैलेंसी फैक्टर तो वही बता रहे हैं ना। बेस में कौन है चलेगा? OH। चेक कर ले, इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 1 है। मेरे ख्याल से कर पाओगे वैलेंसी फैक्टर। तो फॉर्मूला क्या है? इक्विवेलेंट मास, इनका मोलर मास अपॉन 2 मार देना, इसमें मोलर मास अपॉन 3 मार देना, इसमें मोलर मास अपॉन 1 मार देना। फर्क है। अब जरा अकल लगाओ, इसमें हम डिवाइड बाय 2 मार रहे हैं तो क्या इक्विवेलेंट मास और मोलर मास बराबर आएगा? नहीं आएगा। इसमें हम 3 से डिवाइड मार रहे हैं तो क्या इक्विवेलेंट मास मोलर मास बराबर आएगा? नहीं। पर इसमें जरा देखियो, इसके केस में इक्विवेलेंट मास बराबर मोलर मास आ रहा है। बता भाई आ रहा है या नहीं? क्यों आ रहा है? क्योंकि इसका वैलेंसी फैक्टर कितना है? 1 है। कितना है? 1 है। तो हर केस में ऐसा जरूरी नहीं है अलग ही हो। जनरली किस पे डिपेंड करता है इक्विवेलेंट मास? वैलेंसी फैक्टर पे। पकड़ में आई मेरी बात? हाँ या ना? तो इनमें अलग है, इसमें बराबर आ गया क्योंकि वैलेंसी फैक्टर 1 हो गया भाई। चले आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, सॉल्ट बता दिया मैंने, या तो टोटल पॉजिटिव चार्ज निकाल लो या टोटल नेगेटिव चार्ज निकाल लो, एक ही चीज सॉल्व करी जाएगी, दोनों चीज सॉल्व नहीं करी जाएगी। Na2CO3 में चेक करो भाई, मैंने तोड़ दिया, 2Na प्लस CO3 2 माइनस, कोई भी एक सॉल्व कर लो जो तुम्हारी इच्छा हो। मैं पॉजिटिव चार्ज सॉल्व कर रहा हूं। कितने सोडियम है? 2। और कितने, एक सोडियम पे कितना चार्ज? इनटू +1। तो सॉल्व करोगे ये टोटल चार्ज कितना आएगा? +2 आएगा। बको हाँ या ना? तो वैलेंसी फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया कि नहीं हो गया? जल्दी बोलो, कोई दिक्कत किसी को? नहीं। कितने सोडियम? 2। एक सोडियम पे चार्ज +1, टोटल चार्ज +2, दैट्स इट। एनायन निकाल ले अब, कैटायन मत निकाल। कितने कार्बोनेट? एक कार्बोनेट पे चार्ज -2, तो टोटल चार्ज -2, तब भी वैलेंसी फैक्टर 2 ही रहेगा। या तो टोटल कैटायनिक चार्ज निकाला जाएगा या टोटल एनायनिक, दोनों को ऐड नहीं करते कभी भी, एक ही निकाला जाता है, एक ही निकाला जाता है। कोई दिक्कत बच्चा पार्टी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट कर लेंगे अब इस चीज को, ट्राई करके देखिएगा। एक केस और, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है ये, मार्क कर लेना। इक्विवेलेंट वेट डिपेंड्स अपॉन रिएक्शन। अभी तो मैं वैलेंसी फैक्टर की बात कर रहा था केवल,
अब रिएक्शन ले आए सर आप, कोई दिक्कत नहीं भाई, बिल्कुल होगी रिएक्शन पे भी डिपेंड, क्योंकि रिएक्शन के दौरान हमें पता लगना चाहिए कि क्या चेंज हो रहा है, तभी हम वैलेंसी फैक्टर कैलकुलेट कर पाते। जैसे मान लो एक रिएक्शन है मेरे पास, H2SO4 NaOH से रिएक्ट कराया मैंने, NaHSO4 और वाटर में कन्वर्ट कर दिया, हाँ या ना। आपसे H2SO4 का इक्विवेलेंट मास पूछ रहा है इस रिएक्शन के लिए। अब हमें क्या याद है, H2SO4 है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा, 2 होगा, तो इसका इक्विवेलेंट मास कितना आएगा, मोलर मास m/2, ये आना चाहिए। m की वैल्यू H2SO4 में 98 होती है, 2 से डिवाइड मारेंगे तो 49 ग्राम आंसर आ जाएगा। ये आपको रटा हुआ है, क्योंकि हमें पता है एसिड है तो HF+ के हिसाब से निकाल लेंगे, बट वो पूछ रहा है इस रिएक्शन में H2SO4 का इक्विवेलेंट वेट। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि इस रिएक्शन में H2SO4 में एक्चुअल में कितने H+ लूज करे हैं, क्योंकि पूरे करता तो होता वो। तो जरा ध्यान से देख, H2SO4 काय में कन्वर्ट हुआ है, NaHSO4 में। क्या दोनों H हटाए, नहीं, केवल कितने H+ डिस्प्लेस हुए, एक। तो इस रिएक्शन के लिए इस H2SO4 का वैलेंसी फैक्टर X1 होगा, ना कि 2। तो कर गया डिपेंड रिएक्शन के ऊपर। अगर रिएक्शन नहीं होती तो हम सीधा वैलेंसी फैक्टर 2 लिख देते, बट असलियत में इस रिएक्शन में 2 H+ थोड़ी यूज करे हैं इसने, एक ही तो किया है भाई, तो वही तो वैलेंसी फैक्टर होगा। तो रिएक्शन पे भी डिपेंड करता है इक्विवेलेंट वेट। क्वेश्चन पढ़ लेना, अगर रिएक्शन नहीं दी होती तो हम सीधा 2 वैलेंसी फैक्टर मान के सॉल्व कर देते, बट रिएक्शन दी है तो आपको वही वैलेंसी फैक्टर रखना पड़ेगा। तो वही लिखा हुआ है, इन दिस रिएक्शन नंबर ऑफ रिप्लेसेबल H+ आयन इज 1, सो द वैलेंसी फैक्टर इज 1, देयरफॉर इट्स इक्विवेलेंट मास किसका, H2SO4 का, इस रिएक्शन में मोलर मास अपॉन 1 मतलब 98 का 98 ग्राम ही रहेगा। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात। ये हुआ आपका इक्विवेलेंट मास। नेक्स्ट में आ रहा हूं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। किस पे आ रहा हूं बेटा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स। ठीक है, ये क्या बवाल है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनना, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। मोल्स ध्यान होगा आपको, नहीं ध्यान है तो मैं लिख दे रहा हूं, मोल्स। मोल एक नंबर था, बोलो भाई, तो 1 मोल क्या पढ़ाया था मैंने, 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ध्यान है, जस्ट लाइक अ नंबर। ऐसे मोल की तरह ये इक्विवेलेंट मास, सॉरी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट भी एक नंबर ही होता है, बिल्कुल मोल का भाई है। किसका भाई है, मोल्स का भाई है। तो मोल्स की डेफिनेशन आपने सुनी होगी, ये फॉर्मूले पढ़े होंगे। मोल का फॉर्मूला क्या, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। ध्यान होगा शायद अगर आप लोग याद करें तो, गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ध्यान है, मोल्स का फॉर्मूला है, बिल्कुल यही होता है, गिवन वेट अपॉन मोलर मास। अब नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट का फॉर्मूला देख, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट जस्ट लाइक अ मोल, ये भी एक नंबर ही है बेटा। फॉर्मूला देख इसका जरा ध्यान से, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट। कुछ डिफरेंस दिखा, थोड़ा सा तो दिखा होगा आपको। मेन डिफरेंस इसका है, मोल्स निकालते हैं तो गिवन वेट को हम मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं, और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हम गिवन वेट को इक्विवेलेंट मास से डिवाइड कर देते हैं। ये डिफरेंस होता है मोल्स और ग्राम इक्विवेलेंट में। अब भाई एक चीज आपको पढ़ाई है मैंने अभी, क्या पढ़ाई है वो मेंशन कर देता हूं मैं बीचों बीच। इक्विवेलेंट वेट बराबर मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर x। कोई ध्यान है किसी बच्चे को, अभी पढ़ाई है मैंने बात, ये बीचों बीच अब जान से लिखा है मैंने, इसीलिए लिखा है जिससे आप इन दोनों को रिलेट कर पाओ बेटा, इसीलिए लिखा है अब जान से मैंने बीचों बीच, जिससे इन दोनों को रिलेट कर पाओ। तो मोल भी एक नंबर है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बिल्कुल एक जैसे हैं। ये है गिवन वेट अपॉन मोलर मास, ये है गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास, और इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर, हाँ या ना। तो क्या मैं इन दोनों को रिलेट नहीं कर सकता, बिल्कुल कर सकता हूं। अच्छा मैं कुछ रिप्रेजेंट के लिए सिंबल मान लेता हूं, मोल को मैं n से रिप्रेजेंट करूंगा, कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए किसी को। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को मैं NE से करूंगा, कोई दिक्कत किसी बच्चे को, हाँ या ना, NE से नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट।
कोई मौत तो नहीं आ रही, बिल्कुल नहीं आ रही। गिवन वेट को मैं W से रिप्रेजेंट करूंगा, इसमें भी गिवन वेट को मैं W से रिप्रेजेंट करूंगा। भाई W गिवन वेट तो गिवन वेट है। मोलर मास को मैं स्मॉल m से रिप्रेजेंट करूंगा और इक्विवेलेंट वेट को मैं कैपिटल E से रिप्रेजेंट करूंगा। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चले देखें, तो अब मोल्स का फॉर्मूला क्या है, सिंबल की फॉर्म में N बराबर W अपॉन M। ये भी ग्राम में, ये भी ग्राम में। कोई मौत आ रही है, नहीं आ रही। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर W अपॉन E। ये दोनों भी ग्राम में ही है, आया ना। चलें रिलेट करते हैं। इक्विवेलेंट मास क्या होता है, मोलर मास अपॉन वैलेंसी फैक्टर। तो कुछ मत कर, इसको उठा के यहां पुट कर दे, इसको उठा के यहां पुट कर दे बेटा, कर रहा हूं मैं। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर गिवन वेट अपॉन मोलर मास को m अपॉन वैलेंसी फैक्टर अपॉन x का चला जाएगा इनटू x में। कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना, कोई भी दिक्कत किसी को किसी प्रकार की नहीं है ना। और जरा इसको देख, चेक कर, ये कहां दिख रहा है, चेक कर वो कहां दिख रहा है, दिख गया। तो क्या मैं ये नहीं लिख सकता, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। बोल हाँ या ना। ये क्या है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, ये क्या है, नंबर ऑफ मोल्स, और ये क्या है, वैलेंसी फैक्टर। बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ हाँ या ना। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो ये होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। क्या, गिवन वेट अपॉन इक्विवेलेंट मास। मोल्स गिवन वेट अपॉन मोलर मास, उसी का बड़ा भाई है एक तरीके से भाई, हाँ या ना। और इक्विवेलेंट मास मोलर मास अपॉन वैलेंसी, तो हम मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को रिलेट कर लेते हैं। बहुत सिंपल केस है। एग्जांपल उठा के देखता हूं मैं, जैसे H2SO4 है, इसके मेरे पास 5 मोल्स दे रखे हैं, 5 मोल्स। अब आपसे मैं क्या पूछ रहा हूं, क्वेश्चन नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा हूं, निकाल दो भाई। वैलेंसी फैक्टर बताओ इसका, x की वैल्यू 2, तो निकालो। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर 5 मोल्स इनटू 2, कितना आ जाएगा 10। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट H2SO4 के कितने हो गए 10। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, छोटा सा दिया मैंने। 5 मोल दे रखे हैं, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पूछ रहा है, वैलेंसी फैक्टर 2 है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर मोल्स इनटू वैलेंसी, दैट्स इट 10। कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत किसी को बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये आपके बात हुई नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की, पकड़ पाए। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मोल्स ही एक तरीके से, मोल्स के ही भैया हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कह नहीं सकता क्या, मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर इज नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। तो है तो वो भी एक नंबर ही है, तो वो भी एक नंबर ही। मोल किसी नंबर में वैलेंसी का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो रहेगा तो वो नंबर ही ना, एक तरीके का, बिल्कुल। अब अगर इस वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू 1 हो जाए, दिमाग लगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाए, तो मोल्स और नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सेम होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। तो डेफिनेटली एक नंबर ही तो होगा वो भी, हाँ या ना, बिल्कुल होगा। दैट्स इट। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे। हटा रहा हूं, वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, नहीं तो बना लेना। सारे रिलेशन मैंने आपको सिखा दिए। उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे, अगर ध्यान से सुन रहे होंगे तो डेफिनेटली आया होगा। तो ये था कहानी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट की। अब मैं एक नया कंसेप्ट ला रहा हूं, ये फॉर्मूला देख लो भाई एक और बार। ये वाला फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, इसके बिना समझ में आएगा ही नहीं घंटा। ये फॉर्मूला देख लो। अब मैं जो नेक्स्ट टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बना रहा हूं, वो इसी फॉर्मूले से समझ में आएगा, नहीं तो आ ही नहीं सकता, कभी नहीं आ सकता तुम्हें समझ में, आया ना। मैं जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस पढ़ाऊंगा वो इस फॉर्मूले के बिना कभी आ ही नहीं, समझ में आ ही नहीं सकता। ये फॉर्मूला लपेट लिया आपने अगर अपने दिमाग में, तो आप लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस को चुटकियों में कर दोगे। अरे दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, उसमें लॉजिक है, फॉर्मूला है। चलें हटा रहा हूं मैं इसको। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्लियर है, सॉल्व कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, बहुत बढ़िया कर लेंगे। मैं बता रहा हूं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। देखें भाई, इस लॉ ने बहुत सिंपल सी बात बोली। इस लॉ ने ये बोला कोई भी केमिकल रिएक्शन उठा लें हम,
किसी भी केमिकल रिएक्शन में बराबर बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ही रिएक्ट करेंगे और बराबर बराबर नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ही बनते हैं। बट ये बात मोल्स पे अप्लाई नहीं होती। जैसे एक एग्जांपल उठाता हूं, ठीक है, ध्यान से देखना। क्या उठा रहा हूं मैं? एक एग्जांपल, कोई दिक्कत तक नहीं होनी चाहिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर बनाता है। इसको मैं बैलेंस कर रहा हूं, चेक कर लो, चेक कर ले बेटा सभी। अब चेक कर लो बेटा, हाँ या ना? चेक करें। अब मैं आपसे मोल्स पूछूं तो स्टोइकियोमेट्री सिखा रखी है मैंने, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स, ध्यान है? इससे पहले क्या कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब क्या है 1। इससे पहले क्या लिखा है 2, तो इसकी स्टोइकियोमेट्री 2। इससे पहले कुछ नहीं लिखा तो मतलब 1, इसकी स्टोइकियोमेट्री 1। इससे पहले क्या लिखा है 2, तो इसका मतलब 2। और स्टोइकियोमेट्री मैं ये भी बता चुका हूं, ये मोल्स को बताती है। किसको बताती है? मोल्स को। किसको बताती है? मोल्स को। और ये किसको बताती है? मोल्स को। कोई आपत्ति किसी बच्चे को इस बात में नहीं होनी चाहिए भाई, ये सिखा चुका हूं मैं। अब अगर मैं इस रिएक्शन को देखूं और आप भी देखो, तो क्या यहां पर इक्वल मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? अरे भाई इक्वल मोल्स तो तब होता है ना जब दोनों के दो दो मोल रिएक्ट कर रहे होते। क्या इक्वल मोल्स बन रहे हैं? नहीं बन रहे। इक्वल कब होते? जब इन सब की वैल्यू 2 2 2 2 या 1 1 1 1 सेम हो जाती। तो क्या इस रिएक्शन में इक्वल अमाउंट ऑफ मोल्स रिएक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे। क्या इक्वल अमाउंट ऑफ मोल्स ही बन रहे हैं? नहीं बन रहे। तो ये जो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है ये मोल्स के लिए नहीं है, ये बोलता है केमिकल रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट रिमेन्स सेम फॉर ऑल। किसी भी रिएक्शन में नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट सबके लिए सेम होते हैं। मतलब अगर मैं इन सबके नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स निकालूं तो जितने ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के आएंगे उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट HCl के आएंगे। और अगर ऐसा हो गया तो उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट कैल्शियम क्लोराइड के आएंगे और उतने ही ग्राम इक्विवेलेंट इस वाटर के आएंगे। हाँ या ना? अगर लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस है तो उसका मतलब यही है भाई। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस बोलता है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में मोल्स बराबर, ऐसा नहीं कह रहा बराबर नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं और नहीं भी, बट नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमेशा बराबर होता है किसी भी रिएक्शन। मैं इसीलिए ऐसी रिएक्शन उठा के लाया हूं जिसमें मोल्स बराबर ना आ रहे हो, तो उसमें ग्राम इक्विवेलेंट बराबर करके दिखाऊंगा। फॉर्मूला देखो भाई, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी। मैंने इसीलिए बोला था ये लॉ समझने के लिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। लगाओ भाई, मोल्स कितने हैं? 1, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 इंटू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भाई CaOH का होल ट्वाइस, बेस है तो इसका वैलेंसी फैक्टर कितना होगा? अभी सिखाया 2, तो कर दे मल्टीप्लाई 2। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पहले कितने आ गए? 2 आ गए कि नहीं आ गए? जल्दी बोलो, कितने आ गए बच्चों? 2 आ गए। बको हाँ या ना? वेरी गुड। नेक्स्ट HCl, कौन है बेटा? HCl एसिड है। कितने मोल्स दे रखे हैं? फॉर्मूला लगाओ ना, 2 इंटू HCl का वैलेंसी फैक्टर बोलो 1, कितना? 1, तो मल्टीप्लाई कर दे भाई, 2 1 जा 2। जरा देख नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट, इसके भी 2 इसके भी 2। क्या मोल्स बराबर थे? नहीं, ग्राम इक्विवेलेंट बराबर आ रहे हैं। आ रहे हैं या नहीं आ रहे? बिल्कुल आ रहे हैं। नेक्स्ट कैल्शियम क्लोराइड पे आ गया भाई, CaCl2 के, किस पे? CaCl2 सॉल्ट है। अरे बोलो हाँ या ना? इसका वैलेंसी फैक्टर भी कितना है बच्चों? 2 है। कैसे निकाला मैंने? दिखा देता हूं। CaCl2 को यहां तोड़ के दिखा दे रहा हूं मैं। CaCl2 आयनाइज करोगे Ca+2 प्लस 2Cl माइनस, टोटल कैटायनिक या टोटल एनायनिक, कुछ भी निकाले, मैं कैटायनिक निकाला हूं। कितने कैटायन है? 1, 1 पे कितना चार्ज? +2, तो टोटल चार्ज +2, तो वैलेंसी फैक्टर 2 आ गया। हाँ या ना? तो कितना आ गया CaCl2 का? 2। फॉर्मूला लगा, मोल्स कितने? 1,
वैलेंसी फैक्टर कितना 2, सॉल्व कर ले 2 आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। हाँ या ना, चलो चेक करते चलो, बराबर आ रहे हैं भाई। लास्ट वाटर, मोल्स कितने 2। अब वाटर का वैलेंसी फैक्टर देख, H2O आयनाइज करेगा, इसका वैलेंसी फैक्टर 1 आएगा। कितना आएगा, H प्लस और OH माइनस नहीं बनता, बिल्कुल बनता है भाई। वैलेंसी फैक्टर कितना आएगा, 1 आएगा। इसको मल्टीप्लाई करेगा तब भी नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कितने आएंगे, 2। तो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ने यही बोला है, कोई भी अगर केमिकल रिएक्शन है, ऐसे ही उठा के कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होनी चाहिए, बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन। कैसी, बैलेंस्ड। अगर कोई केमिकल रिएक्शन बैलेंस्ड है तो उसमें नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो रिएक्ट करेंगे और जो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स जो फॉर्म होंगे वो इक्वल होंगे। चाहे वो 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, सारे सेम होंगे। रिएक्ट करने वाले भी ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है और बनने वाले ग्राम इक्विवेलेंट भी बराबर हैं। पर मोल्स के साथ ये बात लागू हो भी सकती है और नहीं भी। यहां पे लागू नहीं हो रही, देख ले, सेम नहीं है। 1 मोल 2 मोल 1 मोल 2 मोल, क्या सेम बराबर रिएक्ट कर रहे हैं, बराबर फॉर्म हो रहे हैं? नहीं, पर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर है। हाँ या ना, इसी को कहते हैं लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। क्या कहते हैं इसे, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। कोई दिक्कत, हाँ या ना? किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बेटा। समझ में आया होगा, उम्मीद करूंगा पकड़ पाए होंगे मेरी बात, हाँ या ना? अब मोल्स बराबर हो भी सकते हैं भाई। एग्जाम्पल उठा लेता हूं एक, क्लियर है? इसको इरेज कर रहा हूं मैं, स्क्रीनशॉट ले लेना, समझ में आ जाएगा। ये मोल्स है पहले वाले और दूसरे नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स है। हटा रहा हूं मैं, एक और एग्जाम्पल ले लो भाई। चेक करते हैं। NaOH प्लस HCl फॉर्म्स NaCl प्लस वाटर। चेक करो भाई मोल्स, मोल चेक करो। 1 मोल, इसके भी 1, इसके भी 1, इसके भी 1। अब चलो मोल्स पे अप्लाई हो गया ये। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट निकालो। मोल कितने, 1, NaOH का वैलेंसी फैक्टर 1, तो कितना आ गया, 1 ग्राम इक्विवेलेंट। मोल्स कितने, 1, HCl का वैलेंसी फैक्टर 1, इसका ग्राम इक्विवेलेंट कितना आ गया, 1। मोल्स कितने, 1, NaCl का वैलेंसी फैक्टर भी 1, कितना ग्राम इक्विवेलेंट, 1। मोल्स कितने, 1, वाटर का वैलेंसी फैक्टर भी 1 ही होता है, कितना ग्राम इक्विवेलेंट आ गया, 1। तो भाई ये हमेशा फिक्स है, ये हो भी सकता है फिक्स और नहीं भी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस ने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पे टिप्पणी करी थी, ना कि मोल्स पे। मेरे ख्याल से भेजे में फिट हो गई होगी वाली बात। तो मैंने आपको इक्विवेलेंट वेट पढ़ा दिया, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट पढ़ा दिए, ये सारी बात उम्मीद करूंगा समझ में आ गई। ये इधर लिख लेना भाई, ठीक है? ये क्वेश्चन दे रखा है, ट्राई करके देख लेना। मैं बता देता हूं क्या दिया हुआ और क्या पूछ रहा है। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट प्रेजेंट इन 0.4 ग्राम NaOH। तो W दे रखा है 0.4 ग्राम। इक्विवेलेंट मास निकाल लो इसका, और इक्विवेलेंट मास के लिए क्या पता होना चाहिए, NaOH का मोलर मास, क्योंकि वैलेंसी फैक्टर NaOH का होता है x बराबर 1 और मोलर मास होता है इसका 40 ग्राम। तो इक्विवेलेंट मास कितना आ जाएगा, 40/1 बराबर 40। तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट मतलब Ne बराबर W अपॉन इक्विवेलेंट वेट। W कितना, 0.4, इक्विवेलेंट मास कितना, 40। आंसर आ जाएगा, देख लेना। क्लियर है? ध्यान से देखो, गिवन वेट कितना है, 0.4। इक्विवेलेंट मास के लिए मुझे वैलेंसी पता होनी चाहिए, तो NaOH की 1 होती है, बता चुका हूं। OH कितने हट रहे हैं, 1 OH हट रहा है, तो वैलेंसी 1 आ गई। मोलर मास 40 होता है, याद करने पड़ेंगे ये आपको। डिवाइड मारोगे, इक्विवेलेंट मास आएगा, W को E से डिवाइड मारोगे, आंसर आ जाएगा। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। चलूं मैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट। ट्राई करके देखो, सारे आ जाएंगे यहाँ पे। ट्राई करके देखिए, सारे समझ में आ जाएंगे आपके भेजे में, फिट होंगे बिल्कुल। गिवन वेट है 53, इक्विवेलेंट मास निकालो, मास अपॉन वैलेंसी 2 है, 106/2, 53 आ जाएगा। 53 को 53 से डिवाइड मारोगे, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट 1 आएगा। क्लियर है, हाँ या ना? अब क्वेश्चन में सीधा मोल्स दिया है, 3 मोल H2SO4 दिए, वैलेंसी फैक्टर का मल्टीप्लाई करो, आंसर सीधा नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट आएगा। क्लियर है, आगे बढ़ू। ये मैंने आपको बता दिया पूरा, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बराबर नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर। मैंने आपको बस ऐसे करके लिख के दे दिया था इसी फॉर्मूले को, Ne बराबर N इंटू वैलेंसी फैक्टर। दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। और ये आपका सामने लिखा हुआ है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, जिसमें ये तो मोल्स को बता रहा है और ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को बता रहा है। तो उम्मीद करूंगा यहां तक आपको सारी बातें डेफिनेटली
क्लियर होंगे। और इसी के साथ मैं इस सेशन को यहीं पे एंड करता हूँ, क्योंकि फिर ज़्यादा लेंदी हो जाएगा तो आपकी फिजिक्स की क्लास छोटी हो जाएगी। तो बच्चा पार्टी, आज हमने 3 टॉपिक कवर करे, यही मैं बोल रहा था, इक्विवेलेंट मास, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट एंड लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। इस सेशन को लाइव सेशन खत्म होने के बाद जरूर एक बार रिवाइज करना केमिस्ट्री को, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है जो आपको फंसाएगा ही फंसाएगा क्वेश्चन में। क्योंकि अगला जो मैं टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा वो है नॉर्मेलिटी, उसमें ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट बहुत काम आएगा। तो इस सेशन को यहीं तक एंड करते हैं बेटा। नेक्स्ट सेशन आपका फिजिक्स का है, तो कोई भी बच्चा लीव ना करे, जस्ट 1 मिनट बाद आपकी फिजिक्स की क्लास चालू होती है।